हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम पहली बार अपने प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे और हम सीखेंगे कि रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है और कैसे हम रिएक्ट एलिमेंट को अपने ब्राउज़र के अंदर हम रेंडर करवाते हैं। ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे HTML फाइल है और एक जावास्क्रिप्ट फाइल है जिसमें कुछ भी नहीं है। HTML फाइल में बस इतना ही है। आपको स्टार्टर कोड मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इतना तो आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज करके देखना है। आपको बैठ के ऐसे हवा में देखना नहीं है। हवा में अगर आप देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकल करके हर एक चीज देखना है। तो अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर हम रिएक्ट को कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो चलो हम देखते हैं। हमने पढ़ा है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी तो हमने एक्सियोस भी पढ़ी है, हमने मतलब देखा है, एक्सियोस भी यूज किया है। अगर एक्सियोस नहीं यूज किया है तो हमने लास्ट वीडियो में एक लाइब्रेरी यूज की थी, मतलब लास्ट नहीं, एक स्वाइपर जेएस लाइब्रेरी यूज करके एक कराउजल बनाया था टेलविंड के लास्ट वीडियो में। तो हम एक लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंपोर्ट करते हैं, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, यानी कि CDN लिंक का यूज करके। तो रिएक्ट को भी हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं एक न्यू टैब में खोलता हूँ और सर्च करता हूँ रिएक्ट CDN। ठीक है, तो ये करके मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये लिंक मिल जाएगा हमें। जो फर्स्ट लिंक है रिएक्ट डॉक्स का ही लिंक है। यहाँ पे CDN लिंक्स ये करके दिया है और यहाँ पे हमें दो लिंक्स मिलती हैं। एक तो है react-development.js और एक है react-dom.js, मतलब react-dom.development.js। और फिर ये मिनीफाइड वर्जन है, तो मिनीफाइड वर्जन हम अभी नहीं देखेंगे, ये इन्हीं दोनों का मिनीफाइड वर्जन है। तो ये क्या है बेसिकली, ये तो है एक्चुअल जो कोर रिएक्ट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर मतलब रिएक्ट के एलिमेंट होते हैं, लॉजिक होता है चीज़ों को अपडेट करने का, और मतलब बेसिकली कंपोनेंट जो सारे बनाते हैं हम सब कुछ रिएक्ट के अंदर बनाते हैं। ठीक है, मतलब रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज करके बनाते हैं। लेकिन जो रिएक्ट लाइब्रेरी और हमारा जो ब्राउजर है उसके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे कि हमने एक रिएक्ट का एलिमेंट बना लिया, अब हम उसको अपने पेज पे कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी का यूज करते हैं। अब ये दोनों चीजें अलग क्यों हैं? ये एक ही चीज में, मतलब एक ही में होनी चाहिए, अलग अलग क्यों है? तो अलग इसीलिए है क्योंकि जो रिएक्ट होता है वो ब्राउजर के अलावा भी और भी जगह पे रन कर सकता है। जैसे कि वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए रन कर सकता है, वो iOS एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज हो सकता है। तो उसके केस में मतलब रिएक्ट वही रहेगा, लेकिन वहां पे ये चीज बदल जाएगा। वहां पे रिएक्ट डॉम नहीं रहेगा, वहां पे रिएक्ट नेटिव होता है। ठीक है, एक रिएक्ट नेटिव होता है जिसका यूज करके हम iOS और एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। वहां पे जो कोर लाइब्रेरी रहेगी ये वाली सेम रहेगी, लेकिन ये चीज बदल जाती है। जो मतलब हमारे मोबाइल से और हमारे रिएक्ट के कोड से बात करने के लिए वहां पे रिएक्ट नेटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट डॉम है। तो चलो हम इन दोनों को इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं। और मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं अपने script.js के ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि हम मतलब पहले इंपोर्ट कर रहे हैं, बाद में हम यहाँ पे इस अपने खुद के स्क्रिप्ट में हम React.js का कोड लिखेंगे। तो इसीलिए मैं ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो अभी ये इंपोर्ट हो गया है। अब अगर हम जैसे ही इंपोर्ट हम करते हैं, हम यहाँ पे देखो एक ये मैसेज दे रहा है या वार्निंग जो भी, देखो ये बोल रहा है कि React DevTools इंस्टॉल कर लोगे तो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारा एक्सपीरियंस। तो चलो React DevTools इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि ये वार्निंग यहाँ से चली जाए पहले। और हम React DevTools अभी नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा सा बड़ी एप्लीकेशन जब बनाने लगेंगे तब हम React DevTools यूज़ करेंगे। इंस्टॉल हम अभी कर लेते हैं ताकि ये वार्निंग यहाँ से गायब हो जाए। इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया और एक बार मैं रिलोड करता हूँ तो ये वार्निंग यहाँ से चली गई है, जो भी वार्निंग हमें से जो भी बोले वो चली गई है। अब हमने React इंपोर्ट किया और React DOM इंपोर्ट किया है। तो इन दोनों को इंपोर्ट करने से क्या होता है, ये हमें एक React नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है। ठीक है, जो हमारी React लाइब्रेरी है, और React DOM वाली लाइब्रेरी हमें React DOM नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देती है। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट आ गए। अब इसका यूज करके हम React के एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं और React DOM का यूज करके हम उसको रेंडर करवा सकते हैं अपने पेज पे। तो चलो हम थोड़ा सा इन डिटेल यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक चीज हम जो सबसे ज्यादा यूज करेंगे वो है क्रिएट एलिमेंट, react.create एलिमेंट। तो इसका यूज करके हम रिएक्ट के एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, और इस वीडियो में हम यही चीज पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे अगर हम देखें जो रिएक्ट डॉम है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं।
और यहाँ पे क्रिएट रूट है, ये क्रिएट रूट भी हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर एक चीज देखें तो काफी यूनिक है, सीक्रेट इंटरनल्स डू नॉट यूज और यू विल बी फायर्ड। तो ये किसने लिखा है? ये रिएक्ट के डेवलपर्स ने लिखा है। बेसिकली फेसबुक या मेटा के डेवलपर्स, मेटा बोलो या फेसबुक बोलो, उनके डेवलपर्स ने ये सारे कोड लिखे हैं। और इस कोड को हम चाहें तो खुद से भी खोल के देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूरी लिंक है, ये जो पूरी लिंक है, इसको अगर हम एक न्यू टैब में ओपन करें तो ये देखो इतनी बड़ी फाइल है, ये पूरी की पूरी फाइल है जो कि रिएक्ट डेवलपर्स ने लिखी है। और रिएक्ट लाइब्रेरी इतनी ही बड़ी है, बस खत्म, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूं अपने जावास्क्रिप्ट के, इसमें मैंने सारे चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखो 3000 लाइन्स की है पूरी की पूरी लाइब्रेरी, जो रिएक्ट लाइब्रेरी है वो 3000 लाइन्स की है। इसी का यूज़ करके हम सब कुछ सारे इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस हर एक चीज़ बनाते हैं ये। और एट द एंड ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट ही है, लिखा जावास्क्रिप्ट ही है, ठीक है। तो रिएक्ट के डेवलपर्स ने ऐसा जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया है जिसका यूज करके हम अपना कोड लिखेंगे। और अपना कोड जो हम लिखेंगे तो बहुत ही इजीली हो जाएगा हमारा काम, ठीक है, उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो रिएक्ट डॉम वाली लाइब्रेरी भी देख लेते हैं, इसमें क्या है। अभी हमने एक भी लाइन कोड अभी हमने देखा नहीं इसके अंदर क्या कोड लिखा है, हम बस ऐसे देख रहे हैं कि कितनी बड़ी है लाइब्रेरी। तो ये और भी ज़्यादा बड़ी है, अगर हम देखेंगे ये 3000 से ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ, ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 है। वो 3,000 है या 30,000 है, मतलब 29,000 लगभग 30,000 है। देखो ये 30,000 के क्लोज है और ये 3,000 है। तो रिएक्ट जो लाइब्रेरी है अपने आप में, रिएक्ट खुद में काफ़ी छोटी लाइब्रेरी है, लेकिन जो रिएक्ट डॉम है जो कि हमारे ब्राउजर से कनेक्ट करवाती है वो थोड़ी सी बड़ी है। और ऐसे ही रिएक्ट नेटिव होती है, रिएक्ट नेटिव का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं। और वहां पे भी जो रिएक्ट है वो एग्जैक्टली एज इट इज रहता है, बस केवल रिएक्ट डॉम चेंज होके रिएक्ट नेटिव बन जाता है। तो ये चीज होता है। और यहाँ पे अगर इसके कोड में हम देखेंगे तो इधर ये देखो लिखा है सीक्रेट इंटरनल्स डो नॉट यूज और यू विल बी फायर्ड। यहाँ पे हम चाहें तो कुछ दूसरा भी चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें चेंज नहीं करना, नहीं तो हम लोग फायर हो जाएंगे। इसको हटा देते हैं, मतलब इस कोड को मैं हटा देता हूँ। तो सही है। अभी हाँ, तो हमने देख लिया कि ये जावास्क्रिप्ट कोड ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट कोड है जो कि फेसबुक के डेवलपर्स ने लिखा है और हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं रिएक्ट का एक एलिमेंट कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो मैं यहीं पे अगर लिखूँ रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये मैं क्लिक करके अगर एंटर प्रेस करूं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक पूरा फंक्शन है। मैंने उसको कॉल नहीं किया, उसमें कुछ पास नहीं किया है, बस मैंने एज इट इज उसको प्रिंट करवा दिया है। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट जो है वो एक फंक्शन है और जो कि जिसकी जो फर्स्ट वैल्यू है वो है टाइप। मैं बार बार इसको क्लिक कर दे रहा हूँ तो वहां पे चला जा रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है। तो फर्स्ट वैल्यू हमें पास करनी है कि जो एलिमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो उसका टाइप क्या है। बेसिकली हम जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे हम h1 h2 div ये सब करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे भी। तो जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है, अगर हम यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट, ये एक मिनट, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कहाँ गया, क्रिएट एलिमेंट, इसको अगर मैं एंटर करूँ तो यहाँ पे नेटिव कोड दिख रहा है, यहाँ पे ये हमें एग्जैक्ट कोड नहीं दिखता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट जो क्रिएट एलिमेंट है ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट की है, मतलब जो ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है वो है। और ये रिएक्ट का क्रिएट एलिमेंट है। यहाँ पे भी हम h1 h2 h3 पास करते हैं, यहाँ पे भी हम h1 h2 h3 पास करेंगे। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट सीधा यहीं से सेट कर सकते हैं। प्रॉप्स यानी कि हम क्या क्या एट्रीब्यूट सेट करेंगे ये हम पास कर सकते हैं। और चिल्ड्रन यानी कि उसके अंदर क्या टेक्स्ट रहेगा, और टेक्स्ट नहीं रहेगा तो कोई दूसरे चिल्ड्रन रहेंगे, मतलब दूसरे एलिमेंट रहेंगे। जैसे कि एक डिव के अंदर एक दूसरा पी टैग हो सकता है, बटन हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, तो हम चिल्ड्रन भी पास कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं बेसिकली। तो मैं एक h1 क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ h1 या h2, मैं h2 क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट h2, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये लिखता हूँ।
यहाँ पे NT लिखना है और यहाँ पे हम पास करेंगे H1। तो अगर हम चाहें तो केवल इतना ही पास कर सकते हैं। तो इतना पास करने से क्या होगा, हमारा एक रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट होगा। अब ये रिएक्ट एलिमेंट क्या होता है, अगर हम इसको देखें अपने डेव टूल्स के अंदर, तो ये क्या है, ये तो हमारे वैसे एलिमेंट से एकदम अलग है। तो बेसिकली ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ की है, कुछ वैल्यूज हैं। एक की है जिसका नाम ही की है, और एक है प्रॉप्स, एक है रेफ, एक है टाइप। तो ये टाइप जो हमने पास किया था ये है, ठीक है। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करने से क्या होता है, ये जो फंक्शन है हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, और वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये एक सिंपल ऑब्जेक्ट है, सिंपल ऑब्जेक्ट है, कुछ ज्यादा इसमें है ही नहीं। बस इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, और हम खुद से क्रिएट करके भी एकदम ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। हमें रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलो देखते हैं। हाँ, तो इतना क्रिएट कर लिया है। अभी अगर हमें इसके अंदर कुछ टेक्स्ट डालना है, तो हमें पहले तो प्रॉप्स, जो सेकंड आर्गुमेंट होता है वो प्रॉप्स, तो सेकंड आर्गुमेंट को हम अगर हम अभी देखें यहाँ पे, तो प्रॉप्स जो है, अगर H2 देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉप्स जो है, यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमने कोई भी प्रॉप, यानी कि जैसे ये एलिमेंट है हमारा H2, तो वहाँ पे एट्रीब्यूट्स हम डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे बॉडी के ऊपर हमने एट्रीब्यूट डाल दिया है, स्टाइल, बॉडी, ये सब। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से सेकंड में पास कर सकते हैं। मतलब सेकंड जो आर्गुमेंट है यहाँ पे, अगर हम जैसे कि मान लो हमें क्लास सेट करना है, तो हम ऐसे क्लास, अब क्लास यहाँ पे जो जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लास नहीं होता है, क्लास नेम होता है। तो इसीलिए हमें रिएक्ट के अंदर भी क्लास नेम लिखना होगा, क्लास नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग। ये सब हेडिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको हमने H2 क्रिएट किया, तो H2 हम इसको करते हैं, मैंने भूल के H1 कर दिया था। तो ये क्लास नेम हम यहाँ पे इसीलिए लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी क्लास, मतलब कोई भी जावास्क्रिप्ट का एलिमेंट देखें, जैसे कि अगर हम बॉडी को ही देखें, अगर हम यहाँ पे console.dir करें, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, तो अभी मैं यहाँ पे रिएक्ट कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं console.dir कर रहा हूँ। dir करने से क्या होता है, उसका किसी भी एलिमेंट का ऑब्जेक्ट फॉर्मेट दिखाता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो यहाँ पे जो क्लास की प्रॉपर्टी, वो क्लास नेम है, वो क्लास नहीं है। तो इसीलिए रिएक्ट के अंदर भी हम जब क्लास सेट करनी होगी, तो हम क्लास नेम सेट करेंगे, ठीक है। अगर हमें बॉडी का क्लास सेट करना है, मैं एक बार यहाँ पे डेव टूल्स खोल लेता हूँ, नीचे मैंने ये एस्केप बटन दबाई है, तो ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट क्लास नेम, अगर करता हूं क्लास नेम, एक मिनट, क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं यहां पे हेलो कर देता हूं। ये करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखना इस बॉडी के ऊपर एक क्लास लग जाएगी, यहाँ पे एक क्लास आ जाएगी। मैं इसको करके एंटर करता हूं, ये देखो आ गई। अब यहाँ पे मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूं, ये सिंपल वनीला जावा, कोई भी जावास्क्रिप्ट नहीं, यहाँ पे मैं कोई भी रिएक्ट नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं वनीला जावास्क्रिप्ट, सिंपल जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पे सेट किया है क्लास नेम, और यहाँ पे आ गया है क्लास। तो ये जावास्क्रिप्ट की चीज है, ठीक है, ये रिएक्ट का स्पेशल कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हम एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब रिएक्ट का यूज करके, तो हम अगर क्लास सेट करना है हमें, तो हम क्लास नेम यूज करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। तो क्लास मैंने वो सेट कर दी है। अब अगर मुझे जो थर्ड आर्गुमेंट है, वहां पे क्या पास करना है, वहां पे हमें चिल्ड्रन पास करना है। तो किसी भी एलिमेंट का चिल्ड्रन क्या हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे H1 है, तो इसका जो चिल्ड्रन है, अभी इसका चिल्ड्रन केवल ये टेक्स्ट है। ये जो टेक्स्ट है, इसको हम टेक्स्ट नोड बोलते हैं। अगर आपको नोड नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया है एलिमेंट और नोड के बीच में क्या डिफरेंस होता है जावास्क्रिप्ट में। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मतलब फिर भी समझ में आएगा। बेसिकली अगर कोई भी चीज एलिमेंट नहीं होती, केवल सिंपल टेक्स्ट होता है, तो उसको हम नोड बोल सकते हैं। और उसके अलावा भी नोड होते हैं, जैसे कि ये एक कमेंट नोड है, ये जो इसके अंदर ये टेक्स्ट नोड है। तो ऐसे ही होता है, बस टर्मिनोलॉजी है। तो अभी H1 का जो चिल्ड्रन है एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो हम चाहें तो डायरेक्टली टेक्स्ट भी दे सकते हैं, और इसका हम चाइल्ड अगर चाहें तो कोई एलिमेंट भी दे सकते हैं। जैसे H1 के अंदर हम p टैग डाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे भी टेक्स्ट दे देता हूँ।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो रिएक्ट, इतना कर देता हूँ। तो अभी जो हमारा H2 एलिमेंट क्रिएट हुआ होगा, ये इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए होंगे। मैं यहाँ पे H2 लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2, और ये जो है ये एक रिएक्ट का एलिमेंट है। और रिएक्ट का एलिमेंट ऐसे ही होता है, ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। रिएक्ट का एलिमेंट बहुत ही सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे टाइप H2 है, और प्रॉप्स में हमें देखो दो चीज़ें दिख रही हैं, एक तो क्लास नेम, और ये क्लास नेम एक तो, और दूसरा चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का मतलब है यहाँ पे कि उस पर्टिकुलर H2 एलिमेंट जो है उसके अंदर क्या चीज़ रहेगा। तो ठीक है, इतना हमारा पूरा एलिमेंट क्रिएट हो चुका है H2। अब हम इसको अपने पेज पे कैसे दिखाएंगे। H1 तो हमारा दिख रहा है क्योंकि हमने सीधा HTML के अंदर लिख दिया है, और ये दिख रहा है। हम इसको मतलब अपने पेज पे कैसे दिखाएंगे, मतलब ऐसे कैसे, मतलब कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली रिएक्ट के अंदर कोई भी तरीका नहीं है जिसका यूज करके हम अपने पेज पे दिखा सकें। अब ये क्या मजाक कर रहा हूं मैं, रिएक्ट के अंदर तरीका ही नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं। इसके लिए रिएक्ट डॉम के अंदर तरीका है, रिएक्ट डॉम का यूज करेंगे, उसका यूज करके हम इस H2 को अपने पेज के ऊपर दिखाएंगे। चलो दिखाते हैं। हम यूज करेंगे रिएक्ट डॉम का। तो अभी पता नहीं है कि रिएक्ट डॉम का यूज कैसे करें, तो ठीक है, मुझे तो याद है, लेकिन चलो डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं, या मैं करके ही दिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखो पहले हमें क्या करना होता है, अपने पेज के ऊपर एक जगह क्रिएट करनी होती है। मतलब बेसिकली एक डिव ले सकते हैं हम, एक डिव जिसके ऊपर कोई भी आईडी दे सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉमन होता है रूट। तो बस इतना हमें HTML के अंदर अपने इतना ही लिखना होता है। और फिर हम अपने जो रिएक्ट का डॉम है उसको हम बताएंगे कि बेसिकली यहीं पे जो एलिमेंट है उसको रेंडर करो। तो पहले हमें एक रूट क्रिएट करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट रूट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट ये है। और यहाँ पे हमें वो पूरा का पूरा एलिमेंट पास करना है, पूरा का पूरा एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट हम बेसिकली बताने जा रहे हैं रिएक्ट डॉम को कि इसके अंदर ये जो पूरा डिव है इसी के अंदर इस H2 को रेंडर करना। उसको पता नहीं है, वो पूरे बॉडी में कहीं भी जाके रेंडर नहीं करेगा, हमें इसको बताना पड़ेगा। तो हम किस तरह से एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, बेसिकली हम इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर यहाँ पे हैश रूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक रूट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ रिएक्ट डॉम, यहाँ पे ये वाला मेथड था, ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट रूट वाला मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंटेनर पास कर दिया है, कौन से कंटेनर को एज अ रूट क्रिएट करना है, एज अ रूट यूज करना है। अभी अगर हम रूट को चेक करें तो देखते हैं क्या है ये रूट। तो रूट जो है इसके अंदर कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक रेंडर मेथड होगा। ठीक है, अगर हम इसका प्रोटोटाइप ओपन करें तो यहाँ पे एक रेंडर मेथड है। तो बेसिकली हम रेंडर मेथड के अंदर अपना जो एलिमेंट है वो पास करेंगे, और ये फिर हमारे डॉम के ऊपर रेंडर कर देगा। तो यानी कि हम करेंगे रूट डॉट रेंडर ये करेंगे, और फिर यहाँ पे हमें पास करना है क्या चीज, H2, जो हमने अपना रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट किया है। ये देखो हमारा जो रिएक्ट का एलिमेंट था वो डॉम के एलिमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। कैसे, ये जो रेंडर मेथड है इसको पता है कि हमें कैसे इसको एक HTML एलिमेंट में क्रिएट करना है। बेसिकली हम एक HTML एलिमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, अगर हमें एक HTML का एलिमेंट क्रिएट करना होता तो हम कैसे करते हैं इसी चीज को। मैं एक बार इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। सब कुछ कमेंट करना था तो कंट्रोल A करके कर देता मैं। ठीक है, अगर हमें नॉर्मल वैसा H2 क्रिएट करना है जो कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके होता है, अगर उसको क्रिएट करेंगे तो देखो कैसे होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये करेंगे, और यहाँ पे हम पास कर देंगे H2। तो ये हमारा वैसा, मतलब ये जो है ये हमारा इस तरह से एकदम HTML का एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा एकदम से। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट मतलब console.dir करें, console.dir H2 करें,
तो ये हमारा HTML वाला H2 है, मतलब पूरा HTML का एलिमेंट है। इसमें अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, और इसके फिर प्रोटोटाइप में अगर जाएंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखते जाओ देखते जाओ, इसको अभी ओपन करना है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर इसको भी ओपन करेंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये है एक डॉम का एक एलिमेंट, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करते जाएंगे, नोड है, ठीक है। इस पर मतलब ये सारी प्रोटोटाइप चीजें हैं, प्रोटोटाइप है। इसको मैंने एकदम अच्छे से क्लासेस वाली वीडियो में बताया है, जब मतलब क्लासेस पढ़ा रहा था तो वहाँ पे एक प्रोटोटाइप की वीडियो थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैंने बताया प्रोटोटाइप और ये पूरा प्रोटोटाइप का चेन क्या होता है। फिर यहाँ पे देखो अब जाके खत्म हुआ, यानी कि एक एलिमेंट अगर हम क्रिएट करते हैं, एक जो हमारा नॉर्मल एलिमेंट है, नॉर्मल यानी कि सिंपल जो डॉम का एलिमेंट है, ये इसको बोलेंगे हमारा डॉम एलिमेंट। ये जो H2 है ये डॉम एलिमेंट है। तो एक डॉम एलिमेंट के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो इसका साइज आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा होगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, बहुत ही बड़ी हो, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो ये ठीक है, मतलब बड़ा है, लेकिन हम अपने पेज पे जो अगर हमें एम्बेड करना है इसको, तो हमें इसको ही मतलब एक डॉम का एलिमेंट क्रिएट करके ही एम्बेड करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर इसको एम्बेड करने की कोशिश करूँ, मैं ये चीज सेलेक्ट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर रूट। मैंने डी कॉपी नहीं किया तो मैं डी टाइप कर देता हूँ, और फिर यहाँ पे अगर हम अपेंड करें, अपेंड APPEND, अपेंड H2 में कर देता हूँ, तो ये मैंने अभी रिएक्ट का सारा कोड रिमूव कर दिया, यानी कि कमेंट कर दिया। तो मैंने H2 को अपेंड कर दिया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो H2 आ गया है। अभी इसका इनर टेक्स्ट अगर हमें सेट करना है तो हमें दूसरी तरह से सेट करना होगा, H2 डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML या टेक्स्ट कंटेंट किसी भी तरह से सेट कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो JS, ये कर देते हैं, क्योंकि हम सिंपल वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज करके कर रहे हैं। तो ये अपेंड कर दिया हमने, जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपेंड किया है, लेकिन ये सीधा हमने मतलब HTML का एलिमेंट क्रिएट किया है। ये डॉम एलिमेंट है, इसको हम बोलते हैं। और फिर हमने इसको यहाँ पे अपेंड कर दिया है। और अगर हमें क्लास सेट करना है तो डॉट क्लास नेम या डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, इस तरह से करेंगे। तो ये है हमारा सिंपल नॉर्मल डॉम एलिमेंट। लेकिन जब हम यहाँ पे कर रहे हैं तो हम रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और रिएक्ट का एलिमेंट बहुत ही सिंपल होता है। अभी मैं यहाँ पे अगर अपेंड करने की कोशिश करूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ये दोनों लाइन में हटा देता हूँ एकदम से, ठीक है। और मैं इस तरह से रेंडर नहीं करता हूँ, मैंने ये किया है, और रूट भी नहीं क्रिएट करता हूँ। मैं ये रिएक्ट का एलिमेंट मैंने क्रिएट किया है बस, ठीक है। और अगर मैं H2 को अपेंड करने की कोशिश करूँ, यानी कि मैं अभी रिएक्ट एलिमेंट को मैं सीधा अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखो ये क्या आ रहा है, यहाँ पे सीधा ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। कोई एरर नहीं आई है, कोई एरर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट करके आ रहा है। इसका मतलब इसको पता नहीं है, जो हमारा नॉर्मली जब हम अपेंड करते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, तो हमारे ब्राउजर को पता नहीं है कि इस एलिमेंट को कैसे दिखाना है। H2 मतलब H2 है जो, तो ये पूरा सीधा ऑब्जेक्ट ऐसे ही करके दिखा दिया इसने कुछ नहीं। बेसिकली इसने एक तरह से मतलब स्ट्रिंग में कुछ भी जो उसको समझ में आया, स्ट्रिंग में क्रिएट करके उसने ऐसे ही अपेंड कर दिया हमारे डॉम के अंदर। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो डिव के अंदर हमारे ये पूरा ऐसे ऑब्जेक्ट करके आ गया है। लेकिन यही चीज अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रिमूव करके अगर मैं रिएक्ट का यूज करके करता हूँ, रिएक्ट डॉट रेंडर, तो एकदम सही से आ रहा है। और केवल इतना ही नहीं, देखो हमारा क्लास का नाम भी आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई आईडी दे देते, मैं यहाँ पे आईडी अगर दे देता हूँ, आईडी सब हेडिंग, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल, सब टाइटल ये देते हैं, तो देखो आईडी भी यहाँ पे रेंडर होके आ गया। तो अभी कैसे हो रहा है, बेसिकली जो हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट मतलब जब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, और फिर हम उस ऑब्जेक्ट को हमने रेंडर को दे दिया है। यानी कि रेंडर मेथड जहां भी डिफाइन होगा उसके अंदर लिखा होगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा होगा। बिहाइंड द सीन्स ये डॉम का एलिमेंट क्रिएट कर रहा है और फिर उसको अपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम जो ये है, कहाँ गई रिएक्ट की लाइब्रेरी, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा होगा कहीं ना कहीं। मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ,
ठीक है, इसको मैं ओपन करके मैं एक नई फाइल में रखता हूं ताकि हमें बार बार रिमूव ना करना पड़े। मैं इसको कर देता हूं react dom.js। इसको हम यूज नहीं करेंगे, बस ऐसा ही सर्च वर्च करने के लिए यूज करेंगे। ये पूरा का पूरा मैं ये पूरा का पूरा कोड करके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे अगर हम रेंडर मेथड सर्च करें, रेंडर, ठीक है, और इस तरह से सर्च करेंगे तो 29 जगहों पे रेंडर है। तो देखते हैं कहाँ पे है रेंडर मेथड डिफाइंड। यहाँ पे कहीं भी डिफाइंड नहीं है। इंस्टेंस डॉट रेंडर ये कहीं ना कहीं है। तो एग्जैक्टली उस तरह से हो सकता है ना मिले, तो हम रेंडर मेथड नहीं सर्च करते हैं। हम देखते हैं कि कहीं डॉक्यूमेंट document डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज हुआ है क्या। तो ये देखो यहाँ पे कई जगहों पे यूज हुआ है क्रिएट एलिमेंट। 11 जगहों पे, 11 जगहों पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट यूज हुआ है। ये देखो, ये यहाँ पे डिव क्रिएट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं होगा जहाँ पे जो डायनेमिक वैल्यू आ रही होगी उसको क्रिएट कर रहे होंगे। ये देखो, ये है वो एक्चुअल जगह, शायद ये वही जगह होगी जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, ये ओनर डॉक्यूमेंट है, इसको वेरिएबल का नाम चेंज कर दिए होंगे वो डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करके। फिर ये पेरेंट डॉट टैग नेम, नहीं तो और भी जगह पे देख सकते हैं कहाँ पे ये हो रहा है। इसको मैं सीधा ऐसा कर देता हूँ कि स्मॉल लेटर का ही दिखा है, ठीक है। तो ये हो गया 2 3 4 5, ये इतना ही जगह पे है। तो बेसिकली इसी में कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा यहाँ पे है एक्चुअल में। ये डॉम एलिमेंट, ये ओनर को मतलब आप अगर अब मैं हर एक चीज यहाँ पे इनका रिएक्ट का कोड में, रिएक्ट डॉम का कोड में पढ़ के आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे अगर आके देखेंगे तो बेसिकली इन्होंने डॉक्यूमेंट को रिप्लेस कर दिया ओनर डॉक्यूमेंट से और फिर ओनर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंट टू है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और फिर यहाँ पे टाइप डाल रहे हैं और जो भी प्रॉपर्टी हमने डाली थी, यानी कि जो प्रॉप पास किया था जो कि एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट करता है, तो इसको फिर वो मतलब चेंज कर देगा। बेसिकली ये अगर आप इसको सीधा इंपोर्ट करेंगे और डिबगर लगा के देखेंगे यहाँ से, अगर आप चाहें या मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं सीधा इस पूरे फाइल को मैं रिमूव करके मैं अपना रिएक्ट डॉम ये वाला कर सकता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे रखा है। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये देखो चल रहा है। मैंने ये जो था सीधा मैंने वहाँ से सीडीएन से मतलब हटा दिया, सीडीएन का मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जो वहाँ से कॉपी करके अपने लोकल में रखा था वहाँ पे रखा है। तो अभी आप चाहें तो यहाँ पे डिबगर भी लगा सकते हैं। तो चलो मैं डिबगर लगा देता हूँ यहाँ पे, चलो मैं डिबगर लगा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको ये खुद करना है, खुद ट्राई करना है। और ये यहाँ पे नहीं रुका, कहीं ना कहीं होगा ये, ठीक है। आपको मतलब खुद से ट्राई करना है। ये वाला कोड हो सकता है ना हो। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डिबगर लगा के मैं डिबगर, क्योंकि 11 जगहों पे है तो 11 में से किसी ना किसी एक जगह पे ये देखो डिबगर लगा दिया हमने, तो यहाँ पे ये रुक गया है। अभी अगर हम ये जो ओनर डॉक्यूमेंट है, ये मैंने बोला था ये डॉक्यूमेंट ही होगा एट द एंड। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वही है डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं ना, वही चीज़ है। उसमें देखो ये सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट की, जो चीज़ें हैं यहाँ पे बॉडी भी हमें मिल जाएगी, ये हमारी जो पेज की बॉडी है। तो एकदम सिंपल एट द एंड जावा स्क्रिप्ट ही लिखी है। तो आपको खुद से डिबग करके हर एक चीज़ देखना है कि कैसे ये कर रहे हैं, कैसे एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, फिर अपेंड कर रहे हैं। तो यही हो रहा है एट द एंड। ये यहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हमने इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि H2। चलो एक बार मैं फिर से डिबगर लगाता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। मैं डिबगर लगाता हूँ और देखते हैं टाइप जो है वो कौन सा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ाएंगे इसको, मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे जो टाइप है देखो H2 आ रहा है ना। मस्त है ना, ठीक है। तो टाइप H2 है। और फिर अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये पूरा इनका मतलब डॉम एलिमेंट क्रिएट हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे इनर टेक्स्ट कहीं ना कहीं सेट कर रहे होंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनर टेक्स्ट सेट करेंगे। ये देखो रिटर्न कर रहे हैं डॉम एलिमेंट यहाँ से। फिर कहीं ना कहीं इनर HTML या ये सब कुछ सेट कर रहे होंगे। अब ये सब कुछ डिबग करने में, देखने में काफ़ी टाइम लगेगा। हर एक चीज़ मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। लेकिन आप अगर देखते हैं खुद से तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा जहाँ पे उसका इनर टेक्स्ट सेट हो रहा होगा। अगर हम यहाँ पे इनर टेक्स्ट देखें, यहाँ पे सर्च करता हूँ इनर टेक्स्ट,
इनर HTML हो सकता है, इनर टेक्स्ट हो सकता है, इनर टेक्स्ट। तो इनर टेक्स्ट ये लोग नहीं यूज कर रहे हो सकता है टेक्स्ट कंटेंट यूज कर रहे हो। हाँ ये देखो टेक्स्ट कंटेंट इतने जगहों पे यूज कर रहे हैं। टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू ये नोट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है। ये देखो सेट टेक्स्ट कंटेंट, तो नोड और फिर टेक्स्ट ये दोनों चीज पास कर रहे हैं। यानी पी बोल रहा हूं, यानी कि इधर कहीं आके यहां पे अगर हम डिबगर लगा दें, डिबगर, और जो दूसरा डिबगर था उसको रिमूव कर देते हैं ताकि सीधा इधर आके रुके। ये इस वाले डिबगर को मैं हटा देता हूं, ठीक है। तो अभी मैं रिलोड करूंगा तो ये देखो सीधा इधर डिबगर पे आके रुका है। और टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो टेक्स्ट, ये कहां से गया, हमने यहां से डाला था। तो हमने यहां पे क्रिएट किया एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हमने पास किया रेंडर के अंदर। अब रेंडर के अंदर ऐसा कोड लिखा है कि यहाँ पे अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो डॉट टेक्स्ट कंटेंट होगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये लोग सेट कर रहे होंगे टेक्स्ट कंटेंट, ये नोड फील्ड है, ठीक है। ये देखो नीचे ये लाइन नोड डॉट टेक्स्ट कंटेंट, इसने जो H2 एलिमेंट क्रिएट किया है उसका टेक्स्ट कंटेंट यहाँ पे सेट किया जा रहा है। तो इसको सेट करके फिर रेंडर करवा देगा एट द एंड। आपको समझ आ गया, बेसिकली एट द एंड जावास्क्रिप्ट ही लिखा है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कहाँ गया, मैंने डिबगर किधर लगाया था, डिबगर तो इतने जगह पे है डिबगर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हम आराम से इसको यूज कर सकें। तो यही है बेसिकली जो हमारा रिएक्ट डॉम के अंदर कोड लिखा है वो जावास्क्रिप्ट ही है। यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर वही डॉक्यूमेंट डॉट मतलब जो भी एलिमेंट क्रिएट किया, एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, और फिर इज इक्वल टू जो भी हमने यहाँ से क्रिएट किया है, जो भी वैल्यू पास की है उसको सेट कर रहे हैं। तो इसको आप खुद से डिबग करना, खुद से देखना, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। खुद से आपको एक्सप्लोर करना है, एकदम मस्त तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो H2 है, ये जो हमने H2 क्रिएट किया रिएक्ट का एलिमेंट, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही हल्का फुल्का सा ऑब्जेक्ट है। इसमें गिन चुन के 10 प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गिन चुन के 9 प्रॉपर्टीज हैं। और बेसिकली एट द एंड ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि हम अगर चाहें तो ये ऑब्जेक्ट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूं, मैं इसको कॉपी ऑब्जेक्ट करता हूं और इधर आके पेस्ट करता हूं। मैं इस चीज को हटा देता हूं, ठीक है, इस चीज को मैं हटा देता हूं, या इसको मैं कमेंट कर देता हूं अभी के लिए, उसको मैं कमेंट कर देता हूं और मैं खुद से const h2 करता हूं इज इक्वल टू मैंने जो कॉपी किया है उसको मैं पेस्ट करता हूं। तो जब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये हर एक जो की वैल्यू पेयर है एकदम जेसॉन की तरह है। जेसॉन यानी कि इधर भी स्ट्रिंग है, की भी स्ट्रिंग है और वैल्यू भी स्ट्रिंग है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको शिफ्ट अल्ट एफ करके फॉर्मेट कर देता हूँ। ये फॉर्मेट हो गया, अभी ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह हो गया है। अभी अगर हम देखो, अभी मैंने जो रिएक्ट का यूज करके क्रिएट एलिमेंट किया था उसको मैंने मतलब कमेंट कर दिया है। मैंने जो अपना खुद का एलिमेंट वहां से कॉपी किया है जो डेव टूल से, उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं रेंडर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये क्या एरर आ रही है, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से करता हूँ इसको कमेंट, इसको करता हूँ अनकमेंट। तो यहाँ पे अगर मैं जो उसका H2 था उसका H2 चल रहा है, मेरा H2 नहीं चल रहा है जो मैं खुद से क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो $$ टाइप ऑफ और सिंबल और फिर उसके अंदर रिएक्ट एलिमेंट लिखा है। ये चीज़ हमारे इससे मिसिंग है, तो हमारे ऑब्जेक्ट में ये चीज़ मिसिंग है। चलो इसको भी लगा देते हैं। मैं ये लिख देता हूँ टाइप ऑफ और फिर सिंबल लिखा था और फिर यहाँ पे रिएक्ट डॉट एलिमेंट इस तरह से लिखा था, ठीक है, ये लिखा था। तो इसको अगर हम लिख देंगे और इसको मन कमेंट करते हैं तो देखो ये बोल रहा है रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, यानी कि हमने यहाँ पे जो भी लिखा है ये मतलब वहाँ पे एक बार मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ। अगर आप देखें तो वहाँ पे एकदम ऐसे ही लिखा है, जो H2 है यहाँ पे ये लिखा है सिंबल और फिर रिएक्ट और फिर यहाँ पे मतलब सिंबल के अंदर रिएक्ट डॉट एलिमेंट लिखा है, कोई स्ट्रिंग नहीं लिखी है मतलब। तो चलो हम इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको एज ए स्ट्रिंग कर देता हूँ, मैं इसको एज ए स्ट्रिंग कर देता हूँ, तो क्या पता काम कर जाए। तो अभी भी नहीं काम कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमें अभी नहीं समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे,
हम इनकी लाइब्रेरी में ही जाके देख लेंगे। जो ये रिएक्ट की लाइब्रेरी है, इसको हम न्यू टैब में ओपन करते हैं। ये जो रिएक्ट डॉम खोला था, इसके यहाँ पे हम रिएक्ट की लाइब्रेरी ओपन करते हैं और इसका हम पूरा कोड कॉपी करके अपने एक नई फाइल के अंदर रखते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ react.js, ये मैंने लिख दिया है। पूरा का पूरा कोड यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं तो मतलब $$ टाइप ऑफ लिखा होगा, है ना, तभी तो जब react.create एलिमेंट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैं इसको सर्च करता हूँ इसमें और मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करके मैं अपना वाला कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि हमने सीडीन से हटा ही दिया। सब कुछ हमारे लोकल में है, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम दोनों यहाँ पे हमारे लोकल में है और वही एरर आ रही है जो कि पहले आ रही थी। अगर हम इस चीज़ को अनकमेंट करके, मतलब इसको कमेंट करके और उसको अनकमेंट कर देते हैं तो एकदम सही से चलेगा। ये देखो एकदम सही चल रहा है। मैं एक बार Ctrl Z कर देता हूँ और इसमें हम देखते हैं $$ टाइप ऑफ कहीं यूज़ हुआ है। हाँ, ये 9 जगहों पे यूज़ हुआ है। और ये देखो, ये यहाँ पे सीधा तो सिंबल कहीं लिखा नहीं है, तो इज इक्वल टू मतलब टाइप ऑफ कॉलन ये लिखा है, यानी कि रिएक्ट एलिमेंट टाइप। इसको हम अब सर्च करते हैं, इसकी जो भी वैल्यू है यहाँ पे लिखा होगा। तो इसको मैंने सर्च कर लिया और ये 5 जगहों पे है। तो देखते हैं कहीं पे है ये क्या। तो ये देखो मिल गया हमें, symbol.for करके है। ठीक है, तो हमें symbol.for करना है बस। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, मतलब कट कर देता हूँ कॉपी करके, और हमें symbol.for यहाँ पे बस लगा देना है, कॉपी भी नहीं करना। .for अगर हम कर देंगे तो हमारा चल जाएगा। ये हमारा h2 है और चल गया। यानी कि रिएक्ट का एलिमेंट बस इतना ही है, एक ऑब्जेक्ट बस इतना ही। और उसमें से भी अगर हम कुछ वैल्यूज को अगर हटा दें, जैसे कि इन दोनों वैल्यूज को मैं हटा देता हूँ और मैं यहाँ से की को भी हटा देता हूँ तो भी चलेगा, कोई एरर नहीं, एकदम मस्त चल रहा है। ठीक है, और भी मैं कुछ वैल्यूज को हटा दूँ यहाँ से। ये तो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं हम, आईडी यूज़ कर रहे हैं, चिल्ड्रन को यूज़ कर रहे हैं, तो इतना चीज़ रखना पड़ेगा। अब इसमें से टाइप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और रेफ भी ज़रूरी है शायद। अगर रेफ हटा देंगे, देखो तो एरर आ रही है, बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड रेफ। तो रेफ को रहने दो, रेफ इज इक्वल टू नल रखा रहने दो। बेसिकली यहाँ पे टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये $$ टाइप ऑफ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली इसका काम कुछ भी नहीं, ये फंक्शनलिटी में कोई भी मतलब रोल नहीं प्ले करता है। इसका काम यही है कि ये बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि ये जो टाइप ऑफ यहाँ पे लिखा है सिंबल, ठीक है, सिंबल और फॉर ये लिखा है। तो ये जो सिंबल होता है, सिंबल टाइप, ये जावास्क्रिप्ट का टाइप है। ये जेसॉन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कॉपी किया था, मैं यहाँ पे h2 अगर लिखता हूँ, मैंने पूरा h2 यहाँ पे लिख दिया, मतलब कंसोल में हमारे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे टाइप ऑफ ये सब कुछ लिख के आ रहा है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ ऑब्जेक्ट, तो ये जेसॉन के फॉर्मेट में कॉपी होता है। और यहाँ पे देखो वो चीज़ गायब है, टाइप ऑफ और उसकी जो वैल्यू है वो चीज़ गायब है। यानी कि जेसॉन के थ्रू ये ट्रांसफर नहीं हो सकता है सिंबल। तो इसका क्या यूज़ है? ये बेसिकली एक सिक्योरिटी पर्पज़ है कि कोई भी मलिशियस कोड एपीआई के थ्रू ना भेज सके। एपीआई से क्या आता है? जेसॉन डेटा आता है। तो जेसॉन में कोई भी मलिशियस मतलब ऐसा स्क्रिप्ट ना भेज सके, मलिशियस कोड ना भेज सके, उसके लिए होता है टाइप ऑफ। अगर आप चाहें तो गूगल करके थोड़ा सा इस पर स्टडी कर सकते हैं, टाइप ऑफ मतलब ये क्या होता है, रिएक्ट एलिमेंट, व्हाई डू वी हैव, इस पर कई सारे ब्लॉग्स आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो आप उसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्यों यूज़ होता है। मैंने बता दिया कि ये जो सिंबल होता है वो जेसॉन के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो फिर हमें थोड़ा सा खतरा नहीं रहता है कि कोई भी मलिशियस कोड वहाँ से आएगा और मतलब जेसॉन के थ्रू और हमारे इस सिस्टम में रन हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं रन हो पाएगा, क्योंकि ये सिंबल मतलब सिंबल ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाएगा। और जब तक सिंबल नहीं रहेगा हमारे रिएक्ट एलिमेंट में, हमारा रिएक्ट इसको रेंडर नहीं करेगा, हमारे पेज पे एरर दे देगा। तो ये सही बात है, मतलब ये सिक्योरिटी वाली चीज़ है। तो अब हम चाहें तो इसको एक वेरिएबल में भी ना स्टोर करें। मैं जो एक h2 वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ इस चीज़ को, इसको मैं एज इट इज़ ऐसे ही रेंडर करवा सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे ही पास कर सकता हूँ और ये रेंडर कर दिया। रेंडर मेथड ने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसने रेंडर कर दिया। बहुत ही सही बात है, इतना चीज़ बस हमें पास करना और ऑटोमेटिक रेंडर हो गया। तो ये हम खुद से क्रिएट नहीं करते हैं बार बार ऐसा ऑब्जेक्ट। हालांकि अगर हम चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है। बस हमें ये $$ टाइप ऑफ लिखना पड़ेगा।
रेफ लिखना पड़ेगा, इस तरह से नेस्ट करके प्रॉप्स और ये चिल्ड्रन ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, ऑटोमेटिक ये सब कुछ कर देगा। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है और उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्ट एलिमेंट। बस सिंपल सा है, खत्म हो गया। ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट हो गया। तो यानी कि हम रिएक्ट एलिमेंट खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद से मतलब एक करली ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें इतनी प्रॉपर्टीज रख देंगे और इसमें से भी ये प्रॉप्स वाली प्रॉपर्टीज एकदम से ऑप्शनल है। प्रॉप्स में भी अगर हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो भी चल जाएगा। अब ये हमारा H2 यहाँ पे रेंडर हुआ है, मैं यहाँ पे डिव मतलब रूट के अंदर दिखा हूँ, तो यहाँ पे H2 रेंडर हुआ है, लेकिन उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है इसीलिए दिख नहीं रहा है। अगर मैं चिल्ड्रन को यहाँ पे रखता हूँ तो ये चिल्ड्रन हमें दिखेगा। ठीक है, अभी अगर हम चाहें तो हम मतलब इसके अंदर सीधा टेक्स्ट ना लिख के, जैसे मान लो हमें P टैग लिखना है H2 के अंदर या बोल्ड टैग लगाना है, तो उसको भी हम कर सकते हैं। कैसे? एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ पे एक एरे डाल दें। मैं सीधा ऑब्जेक्ट पेस्ट करके देखता हूँ और यहाँ पे एक बोल्ड टैग रखता हूँ। यहाँ पे मैं बोल्ड यानी कि B टैग, और वहाँ पे बोल्ड टैग के अंदर हेलो रहेगा। तो ये देखो, ये पूरा का पूरा बोल्ड टैग इसके अंदर आ गया, H2 के अंदर बोल्ड टैग। इसको मैंने ऑब्जेक्ट को ही बस नेस्ट कर दिया है। ठीक है, चिल्ड्रन के अंदर मैंने एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ और चिल्ड्रन के अंदर हम एक बोल्ड टैग, मतलब केवल एक ही एलिमेंट नहीं, हम कई सारे पूरे एरेज डाल सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर हम पूरा एरे डाल देंगे तो वहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और कई सारे ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। जैसे कि इसको मैं एक स्पैन टैग बना सकता हूँ, स्पैन टैग के अंदर हेलो हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे एक इसको पूरा का पूरा डुप्लीकेट कर सकते हैं। स्पैन टैग हो गया और यहाँ पे मैं आई टैग यूज़ कर सकता हूँ। आई टैग के अंदर फिर से हेलो रिएक्ट ही लिख देते हैं और मैं यहाँ पे और भी एलिमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं बोल्ड टैग यूज़ कर देता हूँ। ठीक है, स्पैन बोल्ड और आई टैग यहाँ पे भी ये देखो, तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे रेंडर हो गई। हेलो रिएक्ट, हेलो रिएक्ट और हेलो रिएक्ट, तीन तरह से रेंडर हुई हैं और तीनों जो है चिल्ड्रन H2 के हैं। ठीक है, H2 को जो H2 था, ये H2 हमने क्रिएट किया था, उसके चिल्ड्रन हमने कर दिए। और अब हम इस ऐसे ही हम किसी और के भी चिल्ड्रन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारा स्पैन है, स्पैन के अंदर हम बटन टैग लगा सकते हैं। चिल्ड्रन के अंदर जो सीधा टेक्स्ट लिखा है, हम सीधा यहाँ पे चाहें तो एक बटन टैग लगा दें, यहाँ पूरा का पूरा एरे पास कर दें और अलग अलग चीज़ें हम वहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर मैं एक पूरा का पूरा वो रखता हूँ, ये पूरा का पूरा रिएक्ट एलिमेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बटन डाल सकता हूँ, बटन के अंदर हेलो बटन कर देता हूँ, ये कर दिया मैंने। और हम कई सारे एलिमेंट्स बेसिकली एक बार एरे जब क्रिएट कर दिया ना, तो हम कई सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं। हेलो बटन 2 कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये अभी कुछ अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर हो गया है, यहाँ पे कॉमा लगना था शायद। हाँ, तो ये देखो, ये हमारा रेंडर हो गया। हमने बेसिकली H2 के अंदर स्पैन टैग रेंडर किया और स्पैन के अंदर दो दो बटन्स रेंडर कर दी। तो देखो, रिएक्ट के अंदर एलिमेंट्स क्रिएट करना कितना ईजी है। नहीं तो हमें क्या करना होता, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन बटन इस तरह से करना होता। ठीक है, फिर क्रिएट होता। तो ये तो हम सीधा ऑब्जेक्ट को यूज करके कर रहे हैं, लेकिन हमें रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके करना है। तो इतना मैं हटा देता हूँ, ये सब कुछ मैं हटाता हूँ और मैं H2 नहीं क्रिएट करता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ एक मान लो कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर क्या होता है? कंटेनर बेसिकली एक डिव ही होता है। मैं यहाँ पे एक डिव कर देता हूँ और डिव की जो मतलब क्लास रहेगी वो भी कंटेनर रहेगी। कंटेनर में कर देता हूँ, आईडी भी कंटेनर रख देते हैं और इसको हम रेंडर करवाते हैं कंटेनर को। मैं पूरे के पूरे कंटेनर को रेंडर करवा रहा हूँ। तो ये देखो, पूरा डिव बन गया है ये चेंज होके। ठीक है, तो अभी जो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है वो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करके दे रहा है। अब हम यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा एरे पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एरे पास करता हूँ और एरे के अंदर हम कई सारी चीज़ें हम पास कर सकते हैं। जैसे कंटेनर के अंदर हमें अलग अलग अगर सेक्शन टैग्स चाहिए, मैं एक बार फॉर्मेट करता हूँ इसको, और मुझे अगर अलग अलग सेक्शन टैग चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और फिर मैं करूँगा सेक्शन। ठीक है, ये सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक अगर मुझे कोई क्लास देनी है, कुछ भी देनी है, तो हम सेकंड आर्गुमेंट के अंदर देंगे जिसको रिएक्ट की भाषा में प्रॉप्स बोलते हैं। नहीं तो अगर नहीं देना है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर अगर सेक्शन के अंदर भी कुछ रखना है, जैसे सेक्शन के अंदर हमें
मान लो एक डिव रखना है या एक पैराग्राफ रखना है, तो उसको हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम एक पूरा का पूरा एरे डाल सकते हैं, और यहाँ पे हम एक रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते हैं। क्रिएट एलिमेंट, आप ये समझ लो कि जैसे हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करेंगे, वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा, उस एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। और हम यहाँ पे पी टैग डाल देते हैं, और पी टैग के ऊपर कोई भी क्लास कुछ भी नहीं डालते हैं। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट मैं लिख देता हूँ कोई भी, मैं रिएक्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे जाके कोई भी टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे डाल देता हूँ। रिएक्ट द लाइब्रेरी फॉर यूजिंग जो भी है वेब एंड नेटिव यूजर इंटरफेसेस, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इतना कर दिया, और ये देखो इतना पूरा रेंडर हो गया है। एक जो हमारा ये रूट था वो हमारे HTML के अंदर है, ठीक है, ये हमारा HTML था, कहाँ गया, यहाँ पे हमने एक रूट एलिमेंट क्रिएट किया है, और उसी के अंदर हमने बताया कि उसी के अंदर पूरे कंटेनर को रेंडर करना है। जो भी हम देंगे यहाँ से पूरा का पूरा एज इट इज रेंडर हो जाएगा। मैं एक बार शिफ्ट अल्ट F करके इसको फॉर्मेट करता हूँ। हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एक डिव किया है। डिव के अंदर हमने ये क्लासेस लगाई हैं, देखते हैं ये दोनों क्लासेस और आईडीज लग गई हैं। फिर उसके अंदर हमने एक सेक्शन रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट सेक्शन किया है। फिर सेक्शन के अंदर हमने एक पी टैग क्रिएट किया है, और पी टैग के अंदर हमने ये चीज डाल दिया है, टेक्स्ट। देखो सेक्शन हो गया और पी टैग हो गया। तो अभी हमें यहाँ पे डॉट इनर टेक्स्ट या ऐसा कुछ करके कुछ भी नहीं करना पड़ा। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और समथिंग डॉट इनर टेक्स्ट डॉट ऐसे फिर करके अपेंड करना, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। हमने इतना कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन फेयरली इनफ कॉम्प्लेक्स है। इसका यूज़ करके हमने मतलब बड़े ही आराम से इतना कॉम्प्लेक्स एक मतलब HTML स्ट्रक्चर बना लिया है, और ये हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू किया है। अगर हमें HTML के अंदर सेम चीज़ करना होता तो हम क्या करते, यहाँ पे कंटेनर लिखते, कंटेनर के अंदर वही एक सेक्शन लिखना होता, और फिर सेक्शन के अंदर हम एक पी टैग लगाते, पी टैग के अंदर ये लिखते। लेकिन अगर हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके करना है तो हमें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव, फिर डिव के अंदर अपेंड मतलब डिव के अंदर क्लास लिस्ट ऐड करो, कंटेनर डिव का आईडी ऐड करो कंटेनर, फिर डिव के अंदर मतलब एक सेक्शन ऐड करो, फिर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट सेक्शन करेंगे, फिर डिव के अंदर सेक्शन को अपेंड करेंगे, फिर सेक्शन के अंदर पी टैग को अपेंड करेंगे, पी टैग का इनर टेक्स्ट लिखेंगे। तो उतना हमें मैनुअली नहीं करना पड़ रहा है, हमने एक बार बस क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ही कर रहे हैं, बाकी सब कुछ रिएक्ट ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर रहा है। बिहाइंड द सीन्स वो सब कुछ कर रहा है, वो क्रिएट एलिमेंट कर रहा है, क्रिएट टेक्स्ट कंटेंट कर रहा है, मतलब सेट टेक्स्ट कंटेंट कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। तो वो सब कुछ ये रेंडर मेथड कर रहा है, रिएक्ट डॉम कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक रिएक्ट एलिमेंट है, जो हमारा कंटेनर है ये पूरा का पूरा एक रिएक्ट एलिमेंट है। और यहाँ पे देखो ये वार्निंग दे रहा है कि ईच की शुड हैव मतलब प्रॉप। तो जैसे हम यहाँ पे वो कर रहे हैं ना, क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हमने पूरा मतलब एरे पास किया है। तो जब हम एरे पास करते हैं तो उसको लगता है कि मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, तो हमें एक की पास करना होता है। तो ठीक है, की पास कर सकते हैं हम, यहाँ पे की दे सकते हैं, कुछ भी की 1 यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे भी इसके अंदर और भी कहीं पे हमने एरे किया, देखते हैं गया कि नहीं, अभी नहीं गया है, अभी और कहीं पे बाकी होगा। इधर और इधर भी की देख लेते हैं करके, यहाँ पे की कर देता हूँ, की इसको 2 कर देते हैं। तो ये देखो एरर चली गई है, वो जो भी एरर थी। अगर हम सेम की कर देंगे तो बोलेगा, एक्चुअल में इस केस में नहीं बोल रहा है क्योंकि ये अलग मतलब ये पेरेंट है उसका खुद का। अगर सिबलिंग्स होते, जैसे यहाँ पे 2 सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स यानी कि साइड बाय साइड अगर है, तो ये बोलेगा सेम की नहीं हो सकता है, ठीक है, इसकी की चेंज करनी पड़ेगी, हमें 2 करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम मतलब की पास कर सकते हैं। यहाँ पे की पास कर दिए तो एरर चली गई वो। तो अगर हम जब भी हम चिल्ड्रन के रूप में एरे पास करते हैं तो वहाँ पे हमें की पास करने की ज़रूरत होती है। यहाँ से अगर की हटा देंगे तो भी ये बोलेगा कि एक की पास कर दो, क्योंकि हमने पूरा का पूरा एरे पास किया। तो एरे जब पास करते हैं तो मान के चलता है कि इसमें कई सारे एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट नहीं है। हालांकि इस केस में एक ही एलिमेंट है, तो हम एरे को हटा सकते हैं। इस केस में एक ही एलिमेंट है तो एरे को हटा सकते हैं, और जैसे हम एरे को हटाएंगे तो यहाँ पे की पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक सेकेंड, कुछ तो मिस हो गया है की,
हाँ मतलब यहाँ पे की नहीं पास करना है, लेकिन हमें प्रॉप पास करना है, ये मतलब एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करना है। तो यहाँ से हटा दिए, और यहाँ से जब हटाएंगे हम की को, यहाँ से मैं की हटाता हूँ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं हटाना है, ऑब्जेक्ट रहना है वहाँ पे। तो यहाँ से जो एरे हम पास कर रहे हैं इसको हटाना है, ठीक है। यानी कि हम बता रहे हैं कि हम सिंगल ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो तुम्हें की इस केस में ज़रूरत नहीं है, तो वो एरे चलेगी। या तो एरे अगर पास कर रहे हो तो की पास करो, अगर एरे नहीं पास कर रहे हो तो की पास करने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल है। तो इतना तो सही है, समझ आ रहा है कि हम रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट करते हैं और फिर उसको जो हमारा रिएक्ट डॉम है वो हमारे पेज पे रेंडर कर देता है, हमारे डॉम पे रेंडर कर देता है। हमने यहाँ पे एक कंटेनर नाम से एक रिएक्ट का एलिमेंट क्रिएट किया है, और उसके मतलब वो काफ़ी नेस्टेड है। यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन है, और फिर उसके चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रंस हो सकते हैं, जैसे कि ये मतलब इसका चिल्ड्रन है, इसका चिल्ड्रन, फिर मतलब इसके चिल्ड्रन के अंदर जो प्रॉप्स हैं उसके भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, फिर प्रॉप है, फिर चिल्ड्रन है। तो बेसिकली काफ़ी नेस्टेड यहाँ पे स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को कौन समझता है? रिएक्ट डॉम समझता है, रिएक्ट नेटिव भी समझता है, लेकिन इस केस में हम रिएक्ट डॉम ही यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल जब डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पे रिएक्ट नेटिव होता है। इस स्ट्रक्चर को, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को रिएक्ट डॉम समझता है, उसको समझ के डॉम एलिमेंट्स में कन्वर्ट करता है, वही यूज़ करके डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके उसका टेक्स्ट कंटेंट सेट करता है, फिर अपेंड कर देता है इस पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है। पूरा मतलब जो रूट है उसके अंदर अपेंड कर देता है। तो सही है, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाते हैं, फिर देखते हैं ये रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कितना लंबा चलता है, क्योंकि यही काफ़ी लंबा लग रहा है ना। तो ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक दो इमेजेस लगाते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया है, अभी तक हमने यहाँ पे किया है, एक डिव लिया है, उसके अंदर एक सेक्शन क्रिएट किया है, और सेक्शन के अंदर हमने एक पी टैग लगाया है। चलो यहाँ पे पी टैग के साथ साथ एक उसके पैरेलल एक इमेज टैग बनाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। तो अभी इस केस में हमें वो करना होगा, एक एरे पास करना होगा। तो एरे कर देते हैं, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एरे मैंने ऑलरेडी पास किया था, एरे था, की था, सब कुछ था, तो ये मैंने कर दिया है। अभी की और एरे दोनों हो गया है यहाँ पे। और फिर हम करेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और img कर देंगे। img उसकी आईडी हम कर देते हैं 2, मैन्युअली चेंज कर देते हैं। और एक जो इमेज होता है उसका चाइल्ड तो कुछ होता नहीं है, तो ये बोल रहा है कि अबव मतलब अबव एरर अकर्ड, ये बोल रहा है ये image is a void element must neither have children nor dangerously set HTML। बोल रहा है कि जो इमेज है उसका चिल्ड्रन हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है। चलो इसका चिल्ड्रन हम नहीं पास करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इमेज रेंडर हो चुका है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इमेज टैग आ गया है। अब इमेज टैग कैसे दिखेगा? जब तक उसकी कोई इमेज लगाएंगे, जब उसकी कोई इमेज लगाएंगे तभी दिखेगा। तो यही इमेज हम ले लेते हैं, देखते हैं ये इमेज है कि SVG टैग। ये पूरा SVG है, इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो हम कोई इमेज लेते हैं, रिएक्ट इमेज, और ये इमेज ले लेते हैं, है ना। ये विकिपीडिया से इसका पूरा URL हम कॉपी कर लेते हैं। खुल जा, ये खुल गई। तो इसका हम सोर्स सेट कर देते हैं। इमेज का सोर्स होता है। सोर्स कैसे सेट करेंगे? यहाँ जो हम करली ब्रैकेट पास कर रहे हैं, करली ब्रैकेट के अंदर ही हमें सेट करना होगा सोर्स src। तो ये एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा यहाँ पे इमेज के ऊपर, और ये देखो इमेज रेंडर हो गई यहाँ पे। तो कितना मस्त है। और रिएक्ट जो है, रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट के अंदर हम पूरा का पूरा HTML ही रिएक्ट के अंदर ही लिखते हैं इसी तरह से, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। तो अगर पूरा का पूरा HTML ही ऐसे लिखेंगे तब तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। हमने अगर थोड़ा सा भी HTML लिखना है, जैसे हमने अभी तक क्या किया है, इस रूट के अंदर हमारा जो HTML है एक्चुअल, वो इतना ही है, एक्चुअल HTML इतना ही है। बाकी सब कुछ जो है कंटेनर के अंदर है, एक सेक्शन टैग, एक पी टैग, एक इमेज टैग, बस इतना चीज़ किया है। और हमारा जो कोड है इतने लाइन्स का हो गया, 18 लाइन्स का हो गया। हालांकि ये कंपैरेटिवली अगर हम सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके किए होते, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर उसका इनर टेक्स्ट, फिर एक दूसरे को चिल्ड्रन बनाना, आप करना, आपको मैं टास्क देता हूँ, आपको क्या करना है, यही सेम स्ट्रक्चर क्रिएट करना है,
ये एक डिव रहे, डिव के ऊपर क्लास रहे और क्लास रहे कंटेनर, आईडी रहे कंटेनर, फिर उसके अंदर एक सेक्शन टैग रहे, एक पी टैग रहे, एक इमेज टैग रहे, उसका सोर्स सेट रहे। तो इस तरह से आपको पूरा ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है और ये सब कुछ सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करके करना है, वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज करके करना है, रिएक्ट का यूज करके नहीं करना है। आपको किसका कौन सा चाइल्ड रहेगा ये सब कुछ आपको खुद डिसाइड करना है, सारा सोर्स सेट करना है, सब कुछ सेट करना है। तो आपको आपका ये टास्क है, आप करके देखना तो आपको समझ आएगा कि ये काफ़ी ईजी है ये इतना इस तरह से करना काफ़ी ईजी है। सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता है जब हम अपेंड चाइल्ड करते हैं, किसका कौन चाइल्ड रहेगा, कैसे अपेंड करेंगे, वो मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या है, तुम जिस तरह से चाइल्ड रहेगा उसी तरह से तुम चिल्ड्रन नेस्ट करते जाओ, ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। रिएक्ट इतना स्मार्ट है, रिएक्ट का जो डॉम है उसको समझ आता है, वो क्रिएट कर देता है। तो सही है, इंप्रूवमेंट है, अच्छी बात है। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये मैं देखता हूँ ये पी टैग हो गया सेक्शन के अंदर, और फिर सेक्शन के साइड में एक दूसरा सेक्शन ऐड करते हैं यहाँ पे सेक्शन के नीचे, जिससे कि ये पूरा का पूरा सेक्शन है एक एरे के अंदर है। तो इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, तो ये दो सेक्शन हो जाएंगे, ये देखो। और ये बोल रहा है कि सेम की अब नहीं पास कर सकते, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यानी कि सिबलिंग्स की सेम नहीं कर सकते, इसको हम 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो एरर चली जाएगी यहाँ पे कंसोल से, जो भी एरर थी चली गई। और यहाँ पे हम अलग अलग टेक्स्ट कर देते हैं, जो भी टेक्स्ट है इसको हम रिमूव करके मैं कुछ दूसरा चीज़ कर देता हूँ, मैं हाई कर देता हूँ। और इसका जो URL है यहाँ से इमेज हटा देते हैं, यहाँ से कुछ यहाँ पे कुछ और रख देते हैं। मुझे मान लो एक फॉर्म क्रिएट करना है, दूसरे सेक्शन में मैं फॉर्म क्रिएट करता हूँ, मैं पी टैग को हटा देता हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट फॉर्म, ये कर देता हूँ फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर कई सारी चीज़ें रहेंगी, एक इनपुट टैग रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं इसकी विड्थ काफ़ी छोटा करता हूँ। मैं यहाँ पे इमेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल लिख सकता हूँ, स्टाइल, और मैं यहाँ पे इस तरह से इसकी विड्थ सेट कर सकता हूँ, विड्थ। और फिर यहाँ पे 200 पिक्सल कर देते हैं, 1 मिनट। स्टाइल प्रॉप इज मैचिंग स्टाइल प्रॉप एक्सपेक्ट्स मैचिंग फ्रॉम स्टाइल प्रॉपर्टीज टू वैल्यू। तो कुछ तो बोल रहा है ये, यानी कि हम इस तरह से स्टाइल नहीं सेट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, स्टाइल इस तरह से नहीं सेट कर सकते हैं। तो स्टाइल कैसे सेट करेंगे हम। और ये विड्थ कम हो सकता है, विड्थ की स्पेलिंग सही ना लिखी हो, इस तरह से हो, इसकी वजह से हो, तो ये कर दिया मैंने, लेकिन अभी भी ऐसे ही है। तो क्या दिक्कत है, स्टाइल को हम इस तरह से नहीं सेट कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। रिएक्ट के अंदर अगर हमें स्टाइल सेट करनी है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर लिखेंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे विड्थ WIDTH, और फिर जो भी हमें देना है उसको स्ट्रिंग के अंदर 200 पिक्सल लिख सकते हैं इस तरह से। तो ये देखो उसकी स्टाइल आ जाएगी, यानी कि हम रिएक्ट के अंदर अगर विड्थ सेट करनी है हमें, तो हमें करली ब्रैकेट का यूज़ करके, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट एक पास करना है। तो रिएक्ट के अंदर हम स्टाइल इस तरह से सेट कर सकते हैं। और अगर मैं इसको सीधा 200 लिखूं तो देखते हैं क्या होता है, तो भी ये ऑटोमेटिक ये पिक्सल समझ जा रहा है, हमें पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये पिक्सल ले लेगा। तो ठीक है, इतना हमने देख लिया कि रिएक्ट का यूज़ करके हम विड्थ मतलब स्टाइल कैसे दे रहे हैं। हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट के रूप में पास करना होगा, हम एज इट इज़ स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते हैं पूरा। तो आप सोच रहे हो कि हम लोग डायरेक्टली केवल स्ट्रिंग के रूप में ऐसा मतलब कैसे नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम स्ट्रिंग कैसे नहीं लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट की लिमिटेशन है। अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करें, मैं इसका कॉपी जेएस पाथ करता हूँ, कॉपी जेएस पाथ कर लेता हूँ, शायद जेएस पाथ ही कॉपी हुआ है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम स्टाइल करें तो स्टाइल जो है वो एक खुद ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें अगर सेट करना है तो इसको एज ए ऑब्जेक्ट सेट करना होगा। तो रिएक्ट के अंदर इसीलिए हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट सेट करते हैं। इसको इज इक्वल टू अगर हम कोई स्ट्रिंग सेट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे WIDTH ये करता हूँ, 200 पिक्सल करता हूँ, ये करके अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा, ना तो एरर दिया है इसने, ना तो ये चेंज हुआ होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो चेंज नहीं हुआ।
तो बेसिकली ये जो स्टाइल है, डॉट स्टाइल एट्रीब्यूट है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर खुद एक ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देके ही सेट कर सकते हैं। तो और इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर अगर हमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली उसको हमें एज इट इज़ देना होगा। जैसे कि बॉर्डर इनलाइन है, तो जैसे बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं अभी वनीला जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मैंने एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उसका जो भी है मतलब यहाँ पे अगर हम बैकग्राउंड कलर देखें तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर होगा बैकग्राउंड और फिर कैपिटल केस में कलर होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड ओरिजिन हो गया, बैकग्राउंड कलर, ये तो बैकग्राउंड डैश कलर नहीं होता, यहाँ पे बैकग्राउंड कैपिटल केस में कलर होता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए अगर हमें बैकग्राउंड कलर भी सेट करना है तो हमें लिखना होगा बैकग्राउंड कलर इस तरह से, और फिर हमें स्ट्रिंग के अंदर देना होगा, क्योंकि सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पे कर रहे हैं। हम रेड कर सकते हैं, ये देखो रेड हो गया, पिंक कर सकते हैं या ग्रीन कर सकते हैं, या टील में कर देता हूँ, ये हो गया कलर, ठीक है। तो मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ बैकग्राउंड कलर, या रहने दें, चलो रहने देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं। बॉर्डर रेडियस, चलो बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस हम इसको सीधा नंबर्स में दे सकते हैं 8, तो 8 पिक्सल ऑटोमेटिकली ले लेगा ये, ठीक है। ये बॉर्डर रेडियस, पैडिंग दे सकते हैं यहाँ पे, पैडिंग PADDING, पैडिंग 16 पिक्सल। तो अगर हम यहाँ पे पैडिंग 16 करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इतना 16 पिक्सल कर देगा। अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें तो इस पर सारी स्टाइल्स अप्लाई हो गई हैं, और 16 पैडिंग की मतलब 16 पिक्सल की पैडिंग है, और बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल का, बैकग्राउंड टील है। ये सारा कुछ हम सीधा यहाँ पे कर सकते हैं स्टाइल, ठीक है। तो ये है जावास्क्रिप्ट की वजह से हमें इसको कैपिटल केस करना पड़ता है और एक ऑब्जेक्ट की तरह सेट करना होता है। हम सीधा टेक्स्ट नहीं सेट कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल खुद एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये इतना हमने कर दिया है। और भी हम हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। फॉर्म, तो फॉर्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो फॉर्म के अंदर वो होता है, क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, एक इनपुट टैग होता है और एक फॉर्म होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इनपुट टैग देखूँ, मैं इनपुट टैग यहाँ पे ऐड करता हूँ। कैसे हम ऐड करेंगे, हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट नहीं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम एक इनपुट क्रिएट करते हैं। इनपुट के अंदर जो भी टाइप टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, शायद मैं इसको देता नहीं हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद की यहाँ पे देते हैं, की, क्योंकि ये एरे के अंदर हम दे रहे हैं ना, ये एरे के अंदर दे रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे की दे रहे हैं। और फिर इसका कोई चिल्ड्रन नहीं होता, अगर हम यहाँ पे कुछ भी पास कर देंगे तो एरर दे देगा, बोलेगा इनपुट जो है एक वॉइड एलिमेंट है, उसका कोई चिल्ड्रन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं पास करना है। तो यहाँ पे एक इनपुट बन के आ गया। इसका टाइप देखते हैं क्या है, तो टाइप यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप इसका टेक्स्ट होता है, तो वही ले लिया। यहाँ पे अगर हम चाहें तो टाइप पास कर सकते हैं। और यहाँ पे हम अगर हमें आईडी देना है, चलो यहाँ पे मैं आईडी देता हूँ, आईडी और नेम, ठीक है, यूज़र नेम मैं कर देता हूँ, यूज़र नेम ये दे देता हूँ। और अगर मुझे लेबल एक अटैच करना है, और यहाँ पे मुझे अगर मतलब लेबल अटैच करना है, तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लेबल कर देता हूँ। यहाँ पे एक कॉमा रहेगा, कॉमा, और इसकी जो की है इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईडी नहीं देते हैं, यहाँ पे एक अच्छा, इसका पहले तो टाइप लेबल करना होगा, LABEL, और यहाँ पे हम इसका जो टेक्स्ट है वो दे देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र नेम, ये कर रहे हैं। तो ये लेबल हो गया। अब इस लेबल को इस इनपुट से कैसे कनेक्ट करेंगे कि हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे फोकस आ जाए, तो उसके लिए हमें फॉर एट्रीब्यूट देना होता है लेबल के ऊपर। अगर हम यहाँ पे लेबल को देखें, एक बार इंस्पेक्ट करते हैं लेबल को, ठीक है। और यहाँ पे हम एक बार मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं। यहाँ पे मैं इसको अगर क्लोज कर दूं, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो यहाँ पे देखते हैं फॉर एट्रीब्यूट है कि नहीं। यहाँ पे एक बार सर्च करते हैं फॉर,
FOR। तो ये देखो HTML फॉर है, ये मैं रिएक्ट कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको सीधा जावास्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ। जो लेबल है उसके ऊपर जो फॉर एट्रीब्यूट है वो HTML फॉर करके होता है। मैं यहाँ पे एक सीधा लेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ एकदम से बाहर। इसी को मैं एक लेबल कर देता हूँ LABEL, और यहाँ पे मैं फॉर कर देता हूँ, फॉर यूज़र, बस ऐसे ही कर देता हूँ। तो अभी देखना, या यूज़र नेम कर देता हूँ, चलो यूज़र नेम कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये वाला लेबल हमारे इस इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी मैंने दे दी है, क्या मैंने बॉडी के अंदर दिया है। ठीक है, बॉडी के अंदर ये फॉर है। हाँ, क्योंकि ये मतलब शायद ये इनपुट एलिमेंट बाहर है फॉर्म से, इसीलिए उससे कनेक्ट नहीं हुआ, नहीं तो कनेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे मैं जो भी एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, ये यूज़र नेम, ये यहाँ पे HTML फॉर के अंदर आ रहा है। ये सिंपल जावास्क्रिप्ट है, यानी कि अगर हमें रिएक्ट के अंदर ये चीज़ करना होगा, अगर रिएक्ट के अंदर हमें फॉर एट्रीब्यूट देना है तो हमें लिखना होगा HTML फॉर, लेबल एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पे हमें लिखना होगा लेबल, मतलब यहाँ पे लिखना होगा HTML फॉर, और फिर यहाँ पे लिखना होगा यूज़र नेम। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट को मतलब इस लेवल को इस इनपुट एलिमेंट से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो HTML फॉर यहाँ पे देना होता है। बहुत लोग को लगता है कि ये तो सिंपल मतलब ये तो रिएक्ट है, ठीक है, क्लास नेम रिएक्ट की चीज़ है, लेकिन रिएक्ट की चीज़ नहीं है, वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट की चीज़ है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे ही है। तो रिएक्ट क्या करे, रिएक्ट तो जावास्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहा है ना, तो रिएक्ट ऐसे ही करता है। उसको HTML फॉर हम दे देंगे, वो सेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये फॉर एट्रीब्यूट सेट कर दिया इसने, हमने HTML फॉर दिया और इसने फॉर एट्रीब्यूट सेट कर दिया। और हमने वहाँ पे ऊपर क्या किया था, अभी हमने यहाँ पे मतलब फॉर एट्रीब्यूट दिया था, उसने मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो HTML पार्सर है उसने फॉर एट्रीब्यूट को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करके HTML फॉर कर दिया। और जब हम फॉर सेट करते हैं तो जब HTML में कन्वर्ट होता है, मतलब जब HTML फॉर सेट करते हैं, HTML में जब कन्वर्ट होता है तो वो HTML फॉर चेंज होकर फॉर में बदल जाता है। तो वही यहाँ पे हो गया, फॉर एट्रीब्यूट सेट हो गया और इससे ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। तो ठीक है, इतना बन गया है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और अगर हमें इन दोनों को एक डिव के अंदर रखना होता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक इनपुट और एक लेवल, इन दोनों को एक डिव में रख दें। तो चलो हम इसको एक डिव में रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट नहीं, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं डिव, एक डिव कर देंगे, और उसके ऊपर कोई भी क्लास नहीं दे देते हैं, मतलब चाहे तो दे सकते हैं। और फिर हम उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर ये दोनों एलिमेंट डाल देंगे। ठीक है, तो अब चल के देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर कैसा है फॉर्म का पूरा। ये हमने फॉर्म बनाया है, ठीक है, फॉर्म के अंदर एक डिव है, तो इस पर एक क्लास, डिव के ऊपर क्लास दे देते हैं। कहाँ गई हमारी डिव, ये है। इतने में मुश्किल होने लगी ढूंढने में। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा पेज नहीं बना, इसका यूज करके हम बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं। आप सोच रहे होंगे, देखो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कैसे ऐसे घुसता चला जा रहा है अंदर। ठीक है, कॉल बैक टाइप में है। तो यहाँ पे मैं आईडी क्लास दे देता हूँ, उसके लिए मैं देना होगा क्लास नेम, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं इनपुट कंटेनर, इनपुट ग्रुप, ये कर देते हैं। इनपुट ग्रुप कर दिया है हमने, तो इनपुट ग्रुप एक हो गया है। अब इसी चीज़ को हम डुप्लीकेट करके कई सारे इनपुट ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम डुप्लीकेट करेंगे बोलेगा की दो हमें। तो ये हमने डुप्लीकेट कर दिया, बोल रहा है की चाहिए, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सिबलिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें की प्रोवाइड करनी होगी। की दे देते हैं, इसको 1 और इसको 2। बेसिकली दो सिबलिंग्स की इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर हम 1 दोनों दे देते हैं तो बोल रहा है कि ये दोनों की सेम की है। तो दो सिबलिंग्स की, दो साइड बाय साइड जो एलिमेंट हैं उनकी की सेम नहीं होनी चाहिए, बाकी सबकी हो सकती है अगर किसी और कंटेनर के अंदर कहीं और रखा है तो। ठीक, इतना कर दिया। अब इसका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले का हम चेंज करके यूज़र नेम से पासवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो मैं इसका चेंज करके कर देता हूँ पासवर्ड, ये कर दिया। यहाँ पे भी पासवर्ड,
ये हो गया, और यहाँ पे भी पासवर्ड। और अगर हम चल के अपने स्क्रीन पे देखें तो ये पासवर्ड वाला इनपुट, मतलब पासवर्ड वाला लेवल इससे कनेक्ट हो चुका है और पासवर्ड वाली फील्ड बन चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं तो पासवर्ड जैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने टाइप पासवर्ड नहीं डाला है। तो हम टाइप दे देते हैं, टाइप। ये क्या हो गया, अरे अरे अरे, कंट्रोल जेड करते हैं। ठीक, मैं उसके बीच से लिखना स्टार्ट कर दिया था मैंने। यहाँ पे टाइप पासवर्ड, तो अगर अब ये क्या हुआ, ये तो चला ही नहीं। पासवर्ड, टाइप पासवर्ड, ये किसके ऊपर दे दिया, ये मैंने यहाँ पे दे दिया टाइप पासवर्ड। हाँ, किधर दिया है, ओके ओके ओके। मैंने लेबल के ऊपर पासवर्ड दे दिया, लेबल के ऊपर पासवर्ड नहीं देना है मुझे, इनपुट के ऊपर पासवर्ड देना है, टाइप। तो अभी ये पासवर्ड हो गया। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनपुट के ऊपर, तो ये टाइप पासवर्ड और आईडी एट्रीब्यूट ये दोनों यहाँ पे लग गया है। ठीक है, आईडी और टाइप पासवर्ड यहाँ पे दोनों चीज़ आ गई है, और एकदम सही से हमारा पूरा HTML रेंडर हो चुका है। तो रिएक्ट का बेसिकली जो तरीका है वो यही है कि हम जो पूरा HTML लिखेंगे, यहीं से हमारा पूरा HTML जनरेट होगा। और यहाँ है ये जो हमारा बॉडी है, जो पूरा HTML एक्चुअल HTML पेज है, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे आईडी रूट बस इतना ही रहेगा, बाकी सारा HTML यहाँ से जनरेट होगा। और HTML को हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे। ये तो बहुत ही ख़राब है, अगर ऐसे क्रिएट करना है तो ये बेटर है उससे, क्या क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट से बेटर है, लेकिन उससे ख़राब है। मतलब सीधा अगर इतना HTML लिखना है तो हम HTML में लिखेंगे, ऐसे बाहर क्यों लिखेंगे, है ना। तो रिएक्ट में एक तरीका होता है, इसको हम एकदम HTML जैसे लिख सकते हैं, जो कि है JSX। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि JSX का यूज़ करके हम इसको कैसे एकदम HTML जैसा लिख सकते हैं, कुछ ऐसा। कैसा, ये जो पूरा कंटेनर है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऐसे कॉपी कर देता हूँ, और मैं ये पूरा चीज़ हटा के मैं पूरा का पूरा HTML यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे पूरा का पूरा HTML लिख सकता हूँ। और ये मैंने पेस्ट किया, अब ये फॉर्मेट नहीं हो रहा है। एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट करके फॉर्मेट करके फिर करता हूँ। एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं कट ही कर लेता हूँ, इतना मैं कट करता हूँ। तो रिएक्ट में जब हम JSX यूज़ करेंगे तो हम ऐसे पूरा ऐसे हम लिख सकते हैं। ये देखो, पूरा का पूरा हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूरा HTML हम इसके अंदर डाल सकते हैं। HTML हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अभी अगर हम चलेंगे, ये तो बोल रहा है पासवर्ड सेव करो, अभी हम चलेंगे तो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन। इसको समझ नहीं आ रहा है, जो ये हमारा ब्राउज़र है उसको नहीं पता है ये अनएक्सपेक्टेड टोकन। उसको पहली लाइन में एरर, पहले ही कैरेक्टर में एरर दिख गई उसको। मैं इसको अगर ये मैंने फॉर्मेट किया तो ऑटोमेटिक इसने ब्रैकेट के अंदर रख दिया है। मैं अगर फिर से फॉर्मेट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक ब्रैकेट के अंदर रख देता है, लेकिन ब्रैकेट अगर नहीं रखेंगे तो भी चल जाता है। मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ऐसे अगर हम रखें तो भी ये हमारा मतलब एक वैलिड कोड है, लेकिन अगर वैलिड है तो चल क्यों नहीं रहा, ये एरर दे रहा है। तो JSX जब हम यूज़ करते हैं तो हमारे ब्राउज़र को JSX नहीं समझ आता है। तो अगर ब्राउज़र को नहीं समझ आता तो किसको समझ आता है? तो बेसिकली हम एक बीच में कंपाइलर लेके आते हैं, उसका नाम होता है बेबल। वो क्या करता है, वो इस कोड को पहले लेगा, ठीक है, हम सीधा पहले ब्राउज़र को नहीं देंगे ये कोड, इस कोड को लेगा और इस कोड को चेंज करके हम ऐसा पूरा कोड लिखेंगे, ठीक है। और ये कोड देखो, अगर मैं एक बार फिर से फॉर्मेट करूं तो ये 28 लाइन्स का है। 28 लाइन्स में इतना सारा चीज़ हो गया। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड करूं, जब रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट था, तो देखो ये 44 लाइन्स का है लगभग, ठीक है। तो लगभग डबल लाइन्स का हो गया और कितना ज़्यादा बड़ा कोड हो गया। तो अगर हम कुछ ऐसा हो जाए कि हम HTML को जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो हम JSX का यूज़ करके करते हैं, लेकिन हमारे ब्राउज़र को, हमारा जो ब्राउज़र है उसको सिंपल जावास्क्रिप्ट पता है, उसको JSX नहीं पता है। उसको HTML टाइप में अगर हम कोड लिख देंगे तो नहीं पता है। हमने लिख के देखा, अगर हम ऐसा लिख देते हैं कुछ तो एरर आ गई, ये दिक्कत हो गई। तो फिर हम बीच में एक कंपाइलर लेके आते हैं, उसका नाम होता है बेबल। बेबल क्या करता है, इस कोड को रन ही नहीं करेगा। जब हम अपने इस सिस्टम में बेबल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस पूरे कोड को रन नहीं करेगा,
मतलब हमारा ब्राउजर इसको सीधा रन नहीं करेगा, इसको स्किप कर देगा। बेबल इस कोड को लेगा पूरा, बेबल इस कोड को उठाएगा और बेबल इसको कन्वर्ट कर देगा किस चीज में, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जैसा हमने यहां पे किया था। बेबल कन्वर्ट करके ऐसा कर देगा। फिर हमारा ब्राउजर तो इसको समझ पा रहा है, ये देखो ब्राउजर समझ भी रहा है, चला भी रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे JSX और बेबल, ये दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम मतलब JSX का यूज करके हम सीधा अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ये पूरा HTML लिख सकते हैं, HTML लाइक सिंटैक्स लिख सकते हैं। अगर बोला जाए तो वो HTML है नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे JSX, बेबल, ये सब क्या होता है। और फिर उसके बाद हमारा ये जो पूरा कोड है काफ़ी अच्छा लगने लगेगा और आपको मतलब काफ़ी ईजी हो जाएगा। कोई भी एलिमेंट क्रिएट करना है, HTML जैसा लिखो और ऑटोमेटिक वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्ट एलिमेंट समझ में आ गया होगा। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो मैंने रिएक्ट एलिमेंट यहाँ पे कई सारे एलिमेंट क्रिएट किए हैं और कई सारे एलिमेंट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है जिसके अंदर सारे एलिमेंट हैं, हमारे डॉम के अंदर भी बॉडी एक खुद एलिमेंट है, लेकिन उसके अंदर बॉडी के अंदर भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं। ऐसा संभव है, मतलब संभव क्या, ऐसा होता ही है। बॉडी के अंदर बहुत सारे कंटेनर, सेक्शन टैग, H1, H2, div, पता नहीं कितने तमाम तरह के टैग होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा ये है क्या बोलते हैं बड़ा एलिमेंट है, यहाँ पे हमारा पूरा कंटेनर एलिमेंट है। कंटेनर के प्रॉप्स में हमें चिल्ड्रन मिल जाएगा। फिर चिल्ड्रन के अंदर बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, मतलब चिल्ड्रन पूरा एक एरे है। उसको अगर हम ओपन करेंगे तो ये चिल्ड्रन नंबर 1, उसके भी प्रॉप्स हैं, उसके भी चिल्ड्रन हैं, उसके भी अंदर चीजें हैं। तो देख रहे हो कैसे नेस्टेड हैं चीजें। अगर हम यही चीज हम इसको बॉडी को देखें, अगर मैं यहाँ पे बॉडी को दिखाऊं, अगर आपने डॉम मुझसे पढ़ा है, मेरे वीडियो देख के डॉम अगर सीखे हैं आप, तो आपको हर एक चीज एकदम डॉम जैसा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी अगर मैं यहाँ पे करूं और इसको मैं console.dir करूं, console.dir document.body करता हूं, तो ये देखना आप पहले तो डॉक्यूमेंट देख सकते थे, मैं डॉक्यूमेंट को ही सीधा console.dir करता हूं, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट को ही console.dir करता हूं और यहाँ पे हमें चिल्ड्रन का एक एरे मिलेगा। चिल्ड्रन के अंदर एक HTML है, ठीक है। फिर इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी चिल्ड्रन हमें मिलेगा, देखो चिल्ड्रन है। फिर इसको भी अगर हम ओपन करेंगे तो हेड मिल रहा है, फिर बॉडी मिल रहा है। तो हम जब console.dir बॉडी करते हैं तो सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। फिर इसका भी चिल्ड्रन होगा, यहाँ पे अगर देखें तो इसका चिल्ड्रन है, इसका चिल्ड्रन रूट है। अब रूट के अंदर हमने खुद चिल्ड्रन अपेंड किए हैं, तो इसके चिल्ड्रन अगर हम देखें तो एक कंटेनर है। फिर इसका चिल्ड्रन अगर हम देखें तो ये देखो सेक्शन है, दो सेक्शंस हैं। दूसरे सेक्शन में अगर हम चले जाते हैं तो उसके भी चिल्ड्रन हमें मिल जाएंगे। देख रहे हो नेस्टिंग कैसे, चिल्ड्रन 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 अंदर जाते जा रहे हैं। तो इसका फॉर्म का चिल्ड्रन, मतलब यहाँ पे एक चिल्ड्रन जो है फॉर्म है, फॉर्म के अंदर फिर इनपुट है, ठीक है, इनपुट है। तो इस तरह से मतलब एकदम से नेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे फिर इनपुट का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, इनपुट का कोई चिल्ड्रन नहीं होता है। तो इस तरह से जैसे हमारा एक्चुअल डॉम है वैसे ही रिएक्ट का क्या है, ये अगर आपको पता है तो ये रिएक्ट का जो है ये है वर्चुअल डॉम, ठीक है। यही होता है वर्चुअल डॉम, कोई बताता नहीं है कि वर्चुअल डॉम कैसे दिखता है, यही है वर्चुअल डॉम, ठीक है। वर्चुअल डॉम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मैं देखते हैं अलग से वीडियो बनाते हैं कि नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बनाऊंगा। लेकिन यही है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कैसे कंपेयर करता है वर्चुअल डॉम को, मतलब एक वीडियो बनता है उसके ऊपर, ठीक है। वर्चुअल डॉम के ऊपर वीडियो बनता है और बेसिकली यही है वर्चुअल डॉम। चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन, यही है एक्चुअल वर्चुअल डॉम जो कि हम देख सकते हैं कंसोल में प्रिंट करवा के। रिएक्ट का एलिमेंट ही है, रिएक्ट का एक बड़ा एलिमेंट है। और हमारा ये क्या है, मतलब हमारा एक्चुअल डॉम क्या है, हमारा ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट हमारा एक्चुअल डॉम है, ये भी एक एलिमेंट ही है, एक डॉम एलिमेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रिएक्ट एलिमेंट समझ में आ गया होगा। रिएक्ट एक एलिमेंट के अंदर भी कई सारे एलिमेंट हो सकते हैं और वो सब हमने करके देखा। एक कंटेनर के अंदर कई सारी चीजें थी। तो
नेक्स्ट वीडियो में हम वही चीज देखेंगे कि जेएसएक्स कैसे यूज करते हैं, बेबल कैसे यूज करते हैं, बेबल कैसे उसको ट्रांसपाइल करता है, मतलब ट्रांसपाइल नहीं, बेसिकली कंपाइल करके फिर से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट के ऊपर लेके आता है। तो वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे। यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप चाहें तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।